आप लिख लेंगे खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेके 1320। क्या लिखेंगे आप? खिलजी डायनेस्टी 1290 to 1320 AD। फाउंडर ऑफ दिस खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश के संस्थापक कौन है आपके? जलालुद्दीन खिलजी। पूरा नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी, द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यस सर। कितना हो गया? आगे लिखेंगे आप। जलालुद्दीन फिरोज या जलालुद्दीन खिलजी वॉज अ लिबरल किंग। जलालुद्दीन खिलजी वॉज अ लिबरल किंग। जलालुद्दीन खिलजी एक उदारवादी शासक थे। जलालुद्दीन खिलजी एक उदारवादी शासक थे। लिख लिया आपने? आगे लिखेंगे। यस सर। जलालुद्दीन खिलजी मेड हिज कैपिटल किला खोरी। लिखेंगे आप, जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किला खोरी बनाई। जलालुद्दीन खिलजी मेड हिज कैपिटल किला खोरी। किला खोरी का है आपका? तो पंजाब में। ठीक है। अब हुआ क्या कि जलालुद्दीन खिलजी ने एक राजा की हत्या की थी। तो उस कंडीशन में जलालुद्दीन खिलजी को डर था कि अगर मैं दिल्ली गया तो उस कंडीशन में वहां की जनता क्या कर देगी? मेरे खिलाफ विद्रोह कर देगी। तो उस कंडीशन में इस विद्रोह से बचने के लिए उन्होंने कहा कि ना मैं वहां जाऊंगा ना वहां की जनता क्या करेगी? विद्रोह करेगी। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जहां वो कैथल के इक्तेदार थे, यानी उन्हें उनके पास जो इक्ता का जो इलाका था वो कौन सा था? तो उनके पास था आपका ये जो पंजाब का इलाका है, ठीक है, वो वाला। ठीक। और उसके बाद से पश्चिमोत्तर प्रांत का आसपास का इलाका, ये सब उनके पास था। तो उन्होंने क्या किया? किला खोरी को अपनी राजधानी बना दी। दूसरा, इन्होंने उदारवादी शासक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी पहले शासक हैं जिन्होंने ये विचार उत्पन्न किया कि यहाँ की बहुसंख्यक जो जनसंख्या है वो हिंदू है। ठीक है, यानी जो मेजोरिटी है वो किसकी? हिंदुओं की है। तो उस पर शरीयत के हिसाब से कानून लागू नहीं किया जा सकता। इसके बाद लिखेंगे, जलालुद्दीन खिलजी वॉज मर्डर्ड बाय, जलालुद्दीन खिलजी वॉज मर्डर्ड बाय हिज नेफ्यू एंड सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। लिखेंगे, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कब हुई थी? तो 1296, 1296, 1296 AD। कहां पे हुई थी? तो कड़ा मानिकपुर। कड़ा मानिकपुर नियर टू द अलाहाबाद, नियर टू द अलाहाबाद। नियर टू द अलाहाबाद। तो कड़ा मानिकपुर कहाँ है आपका? तो इलाहाबाद है। या आपके एग्जाम में क्या लिख के आएगा? प्रतापगढ़। ठीक है, या तो आपका इलाहाबाद आएगा, प्रयागराज,
ठीक है। इलाहाबाद का नया नाम आपका यानी पुराना नाम दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया प्रताप, ठीक है। आपका प्रयागराज आएगा या आपको प्रतापगढ़ लिख के आएगा, ठीक है। इसके बाद अगला शासक बना अलाउद्दीन खिलजी, 1296 से लेकर 1316। इसके बाद शासक कौन बना आपका? अलाउद्दीन खिलजी, 1296 से लेकर 1316। लिखेंगे चाइल्डहुड नेम, बचपन का नाम लिखेंगे आप इसका अली गुरशप। इसके बचपन का नाम लिखेंगे आप, चाइल्डहुड नेम वॉज अली गुरशप। इसके बचपन का क्या नाम था आपका? तो अली गुरशप, ठीक। दूसरा, ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करना चाहता था जैसे कि अलेक्जेंडर ने किया था। तो ऊपर लिखा भी आपका, ठीक है, कि इसने अपने आप को क्या कहा? सेकंड अलेक्जेंडर का है। हिंदी में आपसे लिख कर आएगा सिकंदर सानी की उपाधि किसे थी? तो लिखेंगे कि कॉल्ड हिमसेल्फ सेकंड अलेक्जेंडर। या इसने अपने आप को सिकंदर सानी की उपाधि दी। इसने अपने आप को किसकी उपाधि दी? सिकंदर सानी की उपाधि दी, या अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर कहा। कितना लिख लिया आपने? हाँ जी, यस सर। चलिए ठीक है, आगे लिखेंगे आप। एक्चुअली क्या है कि आपने देखा था कि इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जो बगदाद के खलीफा से क्या लेके आया? सुल्तान की पदवी लेकर आया था। तो इसने क्या किया कि ये कहीं किसी सुल्तान, किसी बगदाद के खलीफा वगैरह के पास नहीं गया, इसने खुद अपने आप को सुल्तान की पदवी धारण कर ली थी, ठीक है। और जब इसने उलेमाओं ने इसका विरोध किया तो इसने क्या कहा कि मैं डिप्टी खलीफा हूं, यानी मैं खलीफा का बायां हाथ हूं। तो लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी कॉल्ड हिमसेल्फ डिप्टी ऑफ खलीफा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को खलीफा का बायां हाथ कहा। अलाउद्दीन खिलजी कॉल्ड हिमसेल्फ डिप्टी खलीफा। ठीक है, अगर 10 मिनट के बाद अगर मैं क्लास बंद होती है तो आप लोग वेट करना, मैं दूसरा लिंक भेज दूंगा, ठीक है। हाँ, तो पहले मैं बता रहा हूँ कि बीच में डिस्टर्ब अगर हुआ तो आप लोग दूसरे लिंक के लिए वेट कर लेना, ठीक है। हाँ, तो मैं दोबारा बोल देता हूँ। लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को डिप्टी खलीफा का, और अलाउद्दीन खिलजी डिक्लेयर हिमसेल्फ डिप्टी खलीफा। आगे लिखेंगे आप। अब क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, जैसे कि मंगोलों के आक्रमण, आपने तिमूर का आक्रमण पढ़ा था बलबन के टाइम पे, और उसके बड़े बेटे महमूद की मृत्यु हो गई थी। यानी इस टाइम पे मंगोलों के आक्रमण भारत पर बहुत ज्यादा हो रहे थे। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा मंगोलों के आक्रमण का सामना किस सुल्तान ने किया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के आक्रमण का सबसे ज्यादा सामना किया है। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि इससे पहले मंगोलों के आक्रमण का सामना बलबन कर चुका था, और बलबन ने उन आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया। उसने क्या किया था कि लाहौर से लेकर दिल्ली तक बीच में जगह जगह किले बनाए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इन किलों की मरम्मत करा दी, और मरम्मत कराने के बाद, ठीक है, इन्हें यानी रिकंस्ट्रक्ट कराया, इनको दोबारा सुदृढ़ किया, और उसकी मदद से वो मंगोलों को पीछे ढकेलने में कामयाब रहा। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, उसके बाद से अलाउद्दीन खिलजी
का जो आपका मलिक काफूर का जो प्रकरण आता है कि मलिक काफूर इसका फेमस सेनापति था, वो कैसे आया? तो क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर हमला किया और वहां पे रायकरण शासक था, रायकरण को हरा के वहां पर उसे गिफ्ट में क्या मिला? तो मलिक काफूर मिला था। ठीक। दूसरा जो क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन मलिक काफूर किसका सेनापति था? तो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति थे। एक तो ये क्वेश्चन आता है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो किसके आधार पे आता है? दूसरा क्वेश्चन आता है आपका कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसकी थी, यानी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी का भी जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने यूज किया? तो वो अलाउद्दीन खिलजी है। एक क्वेश्चन ये बनता है आपका अलाउद्दीन खिलजी से। इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है वो आता है दाग और हुलिया प्रणाली पर, कि अलाउद्दीन दाग और हुलिया प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो अभी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो किस पे आता है आपका? उसके बाद क्वेश्चन आता है आपके जहमत खाना मस्जिद, सिरी का किला, ठीक है। इसके बाद से आपका अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, जो स्थापत्य कला है उनके आधार पर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अलाउद्दीन के खिलजी से जनरली मार्केट कंट्रोल है। और दूसरा ये पूछा जाता है कि पहला सुल्तान कौन है जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया? तो सैनिकों को नगद वेतन देना भी किसने सबसे पहले शुरू किया? तो किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया है। इतना सबने सुन लिया? अरे भैया, हो या नहीं हो? हाँ जी सर, हाँ जी, सुन ली। प्रयोग किया। लिख लिया आपने? इसके बाद लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी faced maximum attack of the Mongols। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के सबसे ज्यादा आक्रमण का सामना किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे ज्यादा मंगोलों के आक्रमण का सामना किया। लिख लिया आपने? इसके बाद लिखेंगे आप इन 1301 1301 1301 1301 एक क्वेश्चन आता है कि सल्तनत काल में सबसे पहले जौहर का जिक्र किसके टाइम पे मिलता है? तो 1301 में हमीर देव, जो रणथंभौर के शासक थे, पृथ्वीराज के वंशज थे, ठीक है, और हमीर देव रणथंभौर के शासक थे, उनके खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? आक्रमण किया। तो 3 महीने तक घेरा यहाँ पे चलता रहा और इसका सबसे संजीदा वर्णन जो किया वो अमीर खुसरो ने किया है। मैंने कल भी आपको जिक्र किया था कि अमीर खुसरो ने 8 राजाओं का शासनकाल देखा अपने जीवन में। तो अमीर खुसरो ने सबसे पहले जौहर का अगर जिक्र किस कोई करता है तो सबसे पहले जौहर का जिक्र अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है। तो लिखेंगे आप इन 1301 द बैटल अगेंस्ट हमीर देव, 1301 हमीर देव के खिलाफ युद्ध। हमीर देव के खिलाफ युद्ध। ही वॉज द रूलर ऑफ रणथंबोर। हमीर देव कहाँ के शासक थे? आपके रणथंबोर के शासक थे। he was the ruler of रणथंबोर। लिखेंगे अमीर खुसरो फर्स्ट टाइम मेंशन
फर्स्ट टाइम मेंशन जोहर इन पर्शियन अमीर खुसरो ने पहली बार फारसी भाषा में जौहर का जिक्र किया है। अमीर खुसरो ने पहली बार फारसी भाषा में जौहर का जिक्र किया है। ठीक है, तो अगर आ जाए कि मध्यकालीन भारत में सबसे पहले जौहर का जिक्र कब मिलता है, तो अमीर खुसरो ने किया है और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मिलता है। ठीक है, आगे लिखेंगे आप। इसके बाद आपका क्या है कि 1301 में ही आपका गुजरात विजय है, 1301 गुजरात विजय। रायकरण के खिलाफ 1301 गुजरात विक्ट्री अगेंस्ट रायकरण। 1301 में ही आपका गुजरात विजय है रायकरण के खिलाफ। फिर अलाउद्दीन खिलजी गोट, यहां पे अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर मिला। फिर अलाउद्दीन खिलजी गोट मलिक काफूर। मलिक काफूर कौन है? तो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सबसे फेमस आर्मी कमांडर है। तो लिखेंगे मलिक काफूर was the famous army commander of अलाउद्दीन खिलजी। तो 1301 में लिखेंगे आप गुजरात विजय, और यहीं पे लिखेंगे आप किसके खिलाफ? ये रायकरण के खिलाफ है। और मलिक काफूर किसका सेनापति है? तो मलिक काफूर आपका अलाउद्दीन खिलजी का फेमस सेनापति है। और दूसरा जो फेमस आर्मी कमांडर था मलिक काफूर, जिसका आपने जिक्र सुना होगा, आपने पद्मावत अगर मूवी देखी हो तो, जफर खान। सेकंड फेमस आर्मी कमांडर लिख लेंगे आप जफर खान। अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा फेमस सेनापति जो था वो कौन था? आपका जफर खान था। काला और बादल की स्टोरी आपने पोयम अगर सुनी हो तो उसमें भी जफर खान का जिक्र आता है। लिख लिया आपने? इतना हो गया? हो गया सर। चलिए आगे लिखेंगे आप। अब इसके बाद से आपका 1303 है आपका। ठीक है, कहाँ का युद्ध है? तो आपका चित्तौड़ का युद्ध है, यानी राजा रतन सिंह के खिलाफ। तो लिखेंगे 1303 बैटल अगेंस्ट राजा रतन सिंह। ये कहां के शासक है? आपके चित्तौड़ के शासक है। 1303 द बैटल अगेंस्ट राजा रतन सिंह, ही वॉज द रूलर ऑफ चित्तौड़। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि हमीर देव पर आक्रमण क्यों हुआ, फिर राजा रतन सिंह पर आक्रमण क्यों हुआ। एक्चुअली हमीर देव पर आक्रमण का जो कारण था वो क्या था कि इनके अगल बगल में दो इलाके थे। एक था आपका धार, जहां पे राजा भोज थे। ठीक है, और उसी के साथ दूसरा जो इलाका था आपका धार के साथ ही, तो वो था आपका मेवाड़, जहां पे आपके राणा शासन करते थे। हुआ क्या कि अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों ने, ठीक है, यहाँ पर आक्रमण किया और यहाँ पे बहुत ज्यादा लूट खसोट की, यानी बहुत ज्यादा लूटपाट किया। अब आपको पता ही होगा कि पहले क्या होता था कि कोई भी युद्ध होने के बाद राजा उस राज्य को लूटने का आदेश देता था। उसके बाद से सैनिक लूटते थे, उसके बाद लूट का सामान लोगों में बांट लिया जाता था। अब क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे बहुत सारे मंगोल्स इस्लाम कबूल करके, मैं पहले क्या दूं, चंगेज खान कोई मुस्लिम नहीं था, दे वर्शिप ब्लू स्काई, वो किसकी? नीले आसमान की पूजा करते थे। तो मंगोल कोई मुस्लिम नहीं है, मंगोलिया के लोग मुस्लिम नहीं है। खान पहले पदवी हुआ करती थी। अब हुआ क्या कि उस कंडीशन में मंगोलों ने इस्लाम कबूल करके यहीं पे बस गए और वो सैनिक के तौर पर इनके साथ काम करते थे। अब ये हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस जब लूट के सामान में प्रॉपर सही तरीके से लोगों के बीच में नहीं बांटा,
तो उन लोगों ने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह कर दिया तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने उनको कत्लेआम किया, बहुत बुरी तरह से मारा, और उनमें से बहुत सारे ने भागकर क्या किया, हमीर देव के यहाँ आके शरण ले ली। और आपने अभी एक रामायण अगर याद हो तो देखी हो आपने अभी रामायण, उसमें आपने देखा होगा लंकापति रावण जब दुर्योधन को मारने गए तो भगवान श्री राम ने क्या किया कि वो अग्नियास्त्र अपने ऊपर ले लिया था कि यानी शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है, ऐसा आपने देखा होगा। ठीक, तो वैसा ही डायलॉग हमारे राजा महाराजों में भरा पड़ा था क्योंकि वो सारे रामायण पढ़ते हुए आ रहे थे, सुनते आ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि बोले शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है, तो हम इनको आपको नहीं सौंपेंगे। बस ये बहाना मिल गया अलाउद्दीन खिलजी को किसके ऊपर हमला करने का, हमीर देव के ऊपर हमला करने का। राजा रतन सिंह के साथ क्या करना था, तो कई तो आपने पद्मावत मूवी देखी होगी तो आपने सुना होगा कि सिंघल द्वीप से रानी पद्मावती को सात समुद्र से जाके ये कब्जा करके लेके आए थे। ठीक है, बड़े कठिनाइयों के बाद। एक तो ये कहानी है। दूसरी कहानी ये है जो इतिहासकार मानते हैं कि जब ये गुजरात पर हमला करने जा रहा था तो इन्होंने चित्तौड़ जो है इनका पास मेवाड़ का इलाका पड़ा था, तो इन्होंने क्या किया, रास्ता नहीं दिया इसे गुजरात जाने का। तो ये चीज थी उसके मन में कि मैं इन्हें क्या करूंगा, मजा जरूर चखाऊंगा, इसीलिए उसने क्या किया, इस पे हमला किया, राजा रतन सिंह के ऊपर उसने आक्रमण किया। अब राजा रतन सिंह की ये जो कहानी है, ठीक है, वो जो फेमस हमें जो ये पद्मावत मूवी आपने देखी है, तो पद्मावत में हमें देखने को मिलती है। तो पद्मावत को इसलिए लोग इतिहासकार अच्छा नहीं मानते क्योंकि वो लगभग 200 साल बाद वो कहानी लिखी गई है। तो लिखेंगे दिस फेमस बैटल मेंशन इनटू द पद्मावत, ये प्रसिद्ध युद्ध पद्मावत उपन्यास में लिखा हुआ है। लिखेंगे ये प्रसिद्ध युद्ध किसमें लिखा हुआ है, आपका पद्मावत उपन्यास में लिखा हुआ है, मेंशन इनटू द पद्मावत। इट इज रिटन बाय द मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये प्रसिद्ध युद्ध किस किताब में आपका, तो पद्मावत में है। और पद्मावत किसने लिखी है, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। किसने लिखी है, मलिक मोहम्मद जायसी। अब मलिक मोहम्मद जायसी किसके दरबार में थे, तो ये शेरशाह सूरी के दरबार में थे। ये किसके दरबार में थे, आपके शेरशाह सूरी के दरबार में थे। और शेरशाह सूरी ने कब तक शासन किया है, शेरशाह सूरी का जो शासन काल है दिल्ली पर 1540 से लेके 1545 के बीच, यानी 1303 की घटना है। और आप देख लो 250 साल बाद ये उपन्यास लिखा गया है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या माना जाता है, सही नहीं माना जाता कि ये सही घटना हो। लेकिन ये भी इतिहासकार कहते हैं कि बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठता, तो मे भी हो सकता है कि घटना कुछ भी हो उससे बड़ा चाह के लिखा गया होगा। इसके बाद से आप लिखेंगे आप, अभी क्या हुआ कि इस टाइम पे जब ये सारे युद्ध हो रहे थे तो जाहिर सी बात है अलाउद्दीन खिलजी के खजाने पर भी इसका असर पड़ा होगा। अलाउद्दीन खिलजी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, तो उस कंडीशन में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी अपनाई। तो लिखेंगे ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु यूज मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। He was the first ruler who used market control policy. अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक है जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई, जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई। ठीक है, कितना लिख लिया आपने, हाँ जी लिख लिया सर। यार बोल दिया करो, ठीक है, कई बार लगता है कि जैसे कनेक्शन चला गया। ठीक है, तो जब मैं पूछूं तो एक बार हाँ ना बोल दिया नहीं सब लिख लिया। हाँ, जिससे मुझे लगे कि तुम लोग जिंदा हो और मैं भी। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे आप। इसके बाद जाहिर सी बात है मार्केट कंट्रोल पॉलिसी यूज करेगा तो कुछ ना कुछ विभाग की स्थापना करेगा। तो लिखेंगे पहला पद लिखेंगे आप शहनाई मंडी। पहला पद लिखेंगे शहनाई मंडी।
पहला पद लिखिए, सहनाई मंडी। मार्केट इंस्पेक्टर, बाजार निरीक्षक। सहनाई मंडी क्या था आपका? मार्केट इंस्पेक्टर। मंडी सुपरवाइजर। बिल्कुल जी बिल्कुल, मंडी सुपरवाइजर कह लो आप। लिख लिया आपने? इसके बाद लिखेंगे परवाने नवीस। परवाने नवीस। हु इश्यू द परमिट, परमिट जारी करने वाला। हु इश्यू द परमिट, परमिट जारी करने वाला। उसके बाद लिखेंगे आप परवाने नवीस के बाद सबसे बड़ा जो था, जो पूरा मार्केट का नियंत्रण करता था या जिसके अधीन था, दीवाने रियासत। दीवाने रियासत। इसके लिए लिखेंगे आप कॉमर्स डिपार्टमेंट, वाणिज्य विभाग। दीवाने रियासत, कॉमर्स डिपार्टमेंट, वाणिज्य विभाग। लिख लिया आपने? चलिए आगे। ठीक है, तो सहनाई मंडी, परवाने नवीस, दीवाने रियासत। ठीक। अभी क्या हुआ कि इसने क्या किया कि हर चीज का प्राइस फिक्स कर दिया, यानी अकाल वगैरह भी पड़ जाए तो आपको सामान महंगा नहीं बेचना है। ठीक है, बाजार यानी ग्रास रूट लेवल से लेकर, ठीक है, मार्केट तक सामान आने तक, यानी जनता के पास जाने तक हर चीज पे क्या था, प्राइस एकदम फिक्स था। दूसरा, अभी क्या हुआ कि इसके चलते इसने अब दिल्ली में 4 तरह की मंडी बना दी। घोड़ों की मंडी अलग बना दी, मिसलेनियस चीजों की मंडी अलग बना दी, ठीक है, अनाज की मंडी अलग बना दी, कपड़ों की मंडी अलग बना दी। इस तरह से करके अलग अलग मंडी इसने स्थापित कर दिया। अब दूसरा जो दिक्कत था वो था कृषि उपज को लेकर। ठीक है, तो कृषि उपज के लिए इसे क्या था कि सब कुछ नगद में चाहिए था। तो इसने क्या किया कि गंगा यमुना का दोआब, दोआब होता है द प्लेन एरिया बिटवीन टू रिवर्स, दो नदियों के बीच के मैदान को, इलाके को क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। और आपने सुना होगा कि भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ कोई मैदान है तो वो आपका गंगा यमुना का दोआब, जो कहां से कहां तक, तो अगर आप देखो तो ये मेरठ सहारनपुर से लेकर आपका कहां पहुंच जाएगा, इलाहाबाद तक पहुंच जाएगा। तो उसने क्या किया कि इस दोआब के इलाके को साफ करवाया और यहाँ पे कहा कि मैं जनता से सीधा माल गुजारी लूंगा। माल गुजारी होता है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर। माल गुजारी क्या होता है आपका? कृषि प्रोडक्ट पे जो टैक्स लगता है। इसने कहा इस इलाके की जमीन को किसी को इक्ते में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे किसी को मैं इक्ता नहीं दूंगा। ठीक, और ये सीधा टैक्स किसे सबमिट किया जाएगा, तो राज्य सरकार को, यानी राज्य को सबमिट किया जाएगा। अब दूसरा इसने क्या किया कि ये जो आप माल गुजारी दोगे वो किस में दोगे, कैश में दोगे। यानी आप सामान बेचो और उसके बाद जो कैश आपके पास है उस कैश का आप मुझे क्या करोगे, भुगतान करोगे। एक तो ये। दूसरा, इसने क्या किया कि इस इलाके में बहुत ही हाई लेवल, यानी बहुत ज्यादा आपका टैक्स इंपोज किया, यानी 50% टैक्स इंपोज कर दिया, यानी आधा आपको मुझे माल गुजारी के तौर पर देना होगा। अब इन सब चीजों को तय करने के लिए इसे क्या चाहिए, ऐसे एक मेजरमेंट चाहिए था खेती को मापने के लिए। तो इसने एग्रीकल्चर फील्ड को, यानी कृषि योग्य भूमि को नापने के लिए एक पैमाना चलाया जिसे क्या कहा गया, बिस्वा कहा गया। तो लिखेंगे he introduced a new measurement for the agriculture land. He used a new measurement for the agriculture field that is known as बिस्वा। इसने कृषि योग्य भूमि को नापने के लिए एक नया पैमाना चलाया जिसे क्या कहा गया, बिस्वा कहा गया। इसने कृषि योग्य भूमि को नापने के लिए एक नया पैमाना चलाया जिसे क्या कहा गया,
बिस्वा कहा गया। ठीक है, he imposed 50% टैक्स इन दोआब रीजन। इसने दोआब के क्षेत्र में 50% कर लगाया। He imposed 50% टैक्स इन दोआब रीजन। इसने दोआब के क्षेत्र में 50% कर लगाया। ठीक है, he was the first king who collect taxes into cash। ये पहला शासक है जो कर को नगद के रूप में एकत्र करता था, जो कर को नगद के रूप में एकत्र करता था। पहले तक ये था कि राजा क्या करता था कि आपका अनाज ले लिया, ठीक है, लेकिन इसने क्या कहा कि आप मुझे अनाज मत दो, मुझे कैश की जरूरत है, मुझे कैश में जमा करें। इतना लिख लिया आपने? लिखेंगे। पहले क्या होता था कि जब भी राजा कहीं पे युद्ध करता तो लूटपाट करता था, तो वो क्या करता था कि 25% अपने पास रखता था, ठीक है, यानी 1/4 कह लो, 1/4 अपने पास रखता था और 3/4 क्या करता था, वो सैनिकों को दे देता था। इसने कहा बेटा इसका रिवर्स कर लो, 3/4 आप राज खजाने में जमा करोगे और 1/4 आप लोग रखोगे। तो लिखेंगे into the looted things his share was 3/4%। लूट के सामान में इसका शेयर 3/4 होता था। लूट के सामान में इसका शेयर 3/4 होता था। into the looted things his share about 3/4। ठीक है, तो इसने कितना कर दिया आपका, ये टैक्स राजा को देना था, यानी राजा का है, और ये किसका है, तो सोल्जर्स का है। ठीक है, इसके बाद दूसरा इसने क्या किया कि आपका क्वेश्चन आया, तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मालगुजारी वगैरह इसने इम्पोज किया था, तो एक क्वेश्चन आता है हु एबॉलिश्ड इक्ता सिस्टम। इक्ता प्रणाली को समाप्त किसने किया? तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी? इल्तुतमिश। किसने की थी? इल्तुतमिश ने। और इसे इल्तुतमिश। समाप्त किसने किया है? इट वॉज अबॉलिश्ड बाय द, ई फॉर इक्ता, ई फॉर अंत, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अंत किसने किया है इसका? अलाउद्दीन खिलजी। तो इक्ता सिस्टम अबॉलिश्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। तो इक्ता सिस्टम को समाप्त किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। इक्ता सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। तो ये भी आप याद रखेंगे। इतना हो गया, आगे लिखेंगे आप। इसके बाद अब इसने 2 कर, यानी बहुत सारे कर लगाए थे, 2 कर का और जिक्र आता है। ही इम्पोज ग्रेजिंग टैक्स, यानी चराई कर, यानी जो जानवर आपके खेतों में चरते हैं वो भी जमीन राजा की है और उस पर जो घास फूस हुआ है उस पर राजा का हक है, तो आपको क्या देना होगा? ग्रेजिंग टैक्स देना होगा। तो लिखेंगे ही वाज द फर्स्ट किंग हु इंट्रोड्यूस ग्रेजिंग टैक्स, जिसने चराई कर लगाया। और दूसरा ही इम्पोज गढ़ी टैक्स, या आपका गृह कर कह सकते हो, होम टैक्स कह सकते हो, ठीक है, जैसा कि आप म्युनिसिपैलिटीज को पे करते होंगे। तो ही वाज द फर्स्ट किंग हु इम्पोज गढ़ी टैक्स और होम टैक्स। ये पहला शासक जिसने हाउस गृह कर लगाया।
इतना लिख लिया। इसके बाद लिखेंगे आप, हिज कोर्ट पोएट वॉज अमीर खुसरो। इसका दरबारी कवि कौन था? तो अमीर खुसरो। इसका भी दरबारी कवि कौन है आपका? अमीर खुसरो। जिसने किसके तबला, सितार और कव्वाली का आविष्कार किया। He founded तबला, कव्वाली, सितार। इसने इन सब का आविष्कार किया। किसने? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो के गुरु का नाम था, अमीर खुसरो के गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। लिखेंगे निजामुद्दीन औलिया, ऑल्सो नोन एज महबूब ए इलाही। लिख ले इतना। यस सर। निजामुद्दीन औलिया को किसके नाम से जाना जाता है? महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे आप। इसके बाद निजामुद्दीन औलिया के गुरु का नाम था, निजामुद्दीन औलिया के गुरु का नाम लिखेंगे आप फरीद। निजामुद्दीन औलिया के गुरु का नाम था बाबा फरीद। ठीक है, फरीद। दिल्ली में एक और सूफी संत थे आपके, नसीरुद्दीन। दिल्ली में एक और सूफी संत हुए आपके नसीरुद्दीन, जिन्हें चिरागे दहलवी कहा जाता है। लिखेंगे अनदर सूफी सेंट इन दिल्ली नसरुद्दीन, another Sufi saint in Delhi, Nasruddin, who known as चिरागे दहलवी। तो दिल्ली में एक और सूफी संत हुए आपके नसरुद्दीन, जिन्हें किसके नाम से जाना जाता है? चिरागे दहलवी के नाम से जाना जाता है। लिख लिया आपने? चलें आगे। हाँ जी, हाँ जी, चलिए आगे। चलिए आगे लिखेंगे आप। इसके बाद इन 1316 1316 अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु। अलाउद्दीन खिलजी वॉज डाइड। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु। अलाउद्दीन खिलजी वॉज डाइड। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु। ठीक है, लिखेंगे स्थापत्य कला आर्किटेक्चर बाय अलाउद्दीन खिलजी। आर्किटेक्चर बाय द अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापत्य कला।
लिखेंगे आप। सब दिल्ली में है आपका सिरी का किला, सिरी, फोर्ट ऑफ सिरी, सिरी का किला, जयमत खाना मस्जिद, जयमत खाना मॉस्क। उसके बाद लिखेंगे आप अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार। और घोड़े के नाल, घोड़े की नाल के आकार मेहराब, घोड़े के नाल के आकार के मेहराब। अब इसे देख लेना हिंदी इंग्लिश में जो भी देखोगे, ठीक है। घोड़े के नाल के आकार के मेहराब, सिरी का किला हो गया, जमत खाना मस्जिद हो गया, फिर आपका क्या है, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, जमत खाना मस्जिद, ठीक है, ठीक है। एक वो हो कुछ गया था ना, 1000 से कम, 1000 घोड़े वाला की कुछ नाल फिगर के वाला। आकार की मेहराब। अगला शासक लिखेंगे आप मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी। लिखेंगे आप मुबारक शाह खिलजी में लिखेंगे ही वॉज द लास्ट रूलर of this dynasty. He was the last ruler of this dynasty. इस वंश का अंतिम शासक। He declared himself खलीफा, इसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। He banned Alauddin Khilji's market policy. अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट पॉलिसी को किसने बैन किया था? तो किसने किया था? उसे बंद कर दिया किसने? आपके मुबारक शाह खिलजी ने। He was murdered by खुसरो शाह। इसकी हत्या खुसरो शाह के द्वारा इन 1320, इसकी हत्या खुसरो शाह के द्वारा 1320 में। इसकी किसने हत्या कर दी? खुसरो शाह ने हत्या कर दी 1320 में। अब हुआ क्या कि जो मुबारक शाह था ये, ठीक है, तो मुबारक शाह को गद्दी पर किसने बिठाया था? तो वो मलिक काफूर ने बिठाया था, ठीक है। यानी कहा जाता है कि मलिक काफूर ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर दी, ठीक। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा नोट लिखेंगे, ठीक है, किसके ऊपर? तो मलिक काफूर के ऊपर। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण विजय अभियान था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। तो नोट करके लिखेंगे आप मलिक काफूर लेड गुरुजी अलाउद्दीन। मलिक काफूरी कोहिनूर हीरा लेके आया था। यही लेके आया था आपका मलिक काफूरी, ठीक है। आपने पद्मावत मूवी देखी होगी तो उसमें भी इसका जिक्र है, ठीक है। मलिक काफूर लेड अलाउद्दीन खिलजीज
साउथ इंडिया विक्ट्री। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत का विजय अभियान का नेतृत्व किया। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय अभियान का नेतृत्व किया। ठीक है, आगे लिखेंगे आप। He also looted Madurai temple मदुरई मीनाक्षी टेम्पल। मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल आपका। मीनाक्षी किस देवी को कहा जाता है? हाँ जी, पार्वती जी को मीनाक्षी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माँ पार्वती को। मैंने सोचा लक्ष्मी माता को कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, मीनाक्षी कौन है? माँ पार्वती। भोले बाबा की भी तो मंदिर सबसे ज्यादा उतरी है। इतना हो गया? बिल्कुल जी। चले आगे। हाँ जी चलो जी। अभी क्या हुआ कि खुसरो शाह गद्दी पर बैठ गया। अब मुबारक शाह खिलजी, जैसे अलाउद्दीन खिलजी को बिना दाढ़ी मूछ के लड़के ज्यादा पसंद थे, उससे 4 कदम आगे उसका भतीजा था खुसरो। ठीक है, खुसरो को भी यही हालत